जय हिंद दोस्तों, द फ्यूचर कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। क्लास 9 का है भूगोल, लेसन 3, पार्ट 3 का है भूगोल अपवाह तंत्र। देखिए यहाँ अपवाह तंत्र में आपको हम भारत के नदियाँ में आपको पढ़ाएंगे हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। पहले हम आपको हिमालयी नदियाँ में पहले हम सिंधु नदी तंत्र, उसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और उसके फिर लास्ट में गंगा नदी तंत्र, इसके बाद में आपको प्रायद्वीपीय नदियाँ में पढ़ाएंगे। पहले इसमें क्या कह रहा है देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, चलिए सिंधु नदी तंत्र में देखिए, सिंधु नदी तंत्र देखिए, सिंधु नदी तंत्र में है क्या कि ये सिंधु नदी तंत्र है। सिंधु नदी तंत्र तिब्बत यानी चीन के मानसरोवर झील से निकलती है और भारत के लद्दाख से होते हुए और पाकिस्तान होते हुए कहाँ अरब सागर में आकर के इधर गिर जाते हैं। इधर क्या रहेगा आपका अरब सागर। अब देखिए सिंधु नदी तंत्र में देखिए, सिंधु नदी तंत्र उद्गम स्थल कहाँ है। यहाँ देखिए मानसरोवर झील, तिब्बत, चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से 2 नदियाँ निकलती है। एक नीचे से ये सतलज जा रही है, सतलज, और ऊपर से सिंधु। भारत के बाहर से 2 नदियाँ आती है, कौन कौन, एक सिंधु नदी और सतलज नदी। और भारत से ये 3 देश से होकर के देखिए सिंधु नदी और सतलज नदी कितने देश से होकर के गुजरती है, तो यह 3 देशों से होकर के गुजरती है। एक तो चीन देश हो गया और दूसरा भारत के लद्दाख में प्रवेश किया और पाकिस्तान तीसरा में, और उसके बाद में जा कर के अरब सागर में गिर जाती है। तो देखिए सिंधु नदी के सहायक नदी कितने हैं। एक कश्मीर से निकलता है झेलम नदी और एक चिनाव नदी हिमाचल प्रदेश से निकलता है चिनाव नदी, और ऐसे आकर के कहाँ मिलती है सिंधु नदी में। देखिएगा यहाँ से व्यास नदी, रावी नदी, और फिर यहाँ से व्यास नदी। अब व्यास नदी का उद्गम स्थल यानी कि भारत से निकला है और भारत में ही इसका एंड हो गया, यानी कि सतलज नदी में यहाँ आकर के मिल गई। उद्गम स्थल मतलब जहाँ से उत्पत्ति होता है, और मुहाना मतलब जहाँ नदी का एंड हो जाता है, जहाँ समाप्त हो जाता है, उसे मुहाना कहते हैं। तो देखिए ये सिंधु नदी की सहायक नदी टोटल कितने हैं, 5 है। झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलज। यहाँ देखिए आपको सहायक नदी दिया हुआ है, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलज। सिंधु नदी का 5 गो सहायक नदी है, कौन कौन है, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलज। अब देखिए ये आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाव नदी है। देखिए जितना भी नदी है सभी को
किस में? सब आके पहले मिलती है किस में? देखिए झेलम आया और आके मिला कहाँ? यही चिनाव में। रावी नदी निकली आकर कहाँ मिला? ये भी मिल गया चिनाव में। ब्यास तो भारत से निकला, इसका उद्गम स्थल भारत, और भारत में ही यह समाप्त हो गया, आकर के यहाँ सतलज में मिल गया और इसका भारत में ही समाप्त हो गया। लेकिन बाकी तो सब जाकर के आगे भारत से बाहर उसका मुहाना पड़ता है। तो सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाव नदी। अब देखिए यहाँ पर भारत के बाहर से दो नदी आती है, कौन? स से सिंधु और स से सतलज। ये दोनों भारत के बाहर तिब्बत के, चीन के तिब्बत से मानसरोवर झील से निकल कर के आती है और भारत में लद्दाख होते हुए और पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में आकर के गिर जाती है। देखिए सिंधु नदी 3 देशों में होकर बहती है। कहाँ कहाँ? चीन, भारत, पाकिस्तान। सिंधु नदी चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है, फिर यहाँ से पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियाँ तिब्बत से आती है। कौन कौन आती है? सिंधु और सतलज। सिंधु नदी के दाएं तट पर भारत का लेह शहर स्थित है। ये आपका सिंधु नदी का इतना क्लियर हुआ। आगे देखिए, अब सिंधु नदी को लेकर के माने जितना भी नदी था भारत के जब बंटवारा हुआ, जितना नदी था ये 2 भाग में बटा हुआ था। जितना भी नदी है से कितना भाग में? जो भी आ रहा है से देखिए मानसरोवर झील से निकल रहा है। जब भारत के बंटवारा हो गया तो नदी भी 2 भाग में बट गया, भारत हो गया और इधर पाकिस्तान हो गया। लेकिन जितना भी नदी था सब भारत से हो करके पाकिस्तान में आती थी। हो सकता है आगे चल के बंटवारा के बाद ये जितना भी नदियां बह के आ रही हैं सबके भारत रोक दे। इसीलिए देखिए सिंधु नदी तंत्र के जल को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में जल समझौता हुआ, जिसको क्या कहते हैं? इंडस रिवर ट्रेटी। देखिए यहाँ सिंधु नदी को इंडस रिवर भी कहते हैं। इस संधि पर भारत के उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो उस समय थे कौन थे? राष्ट्रपति आयूब खान ने दस्तखत किया समझौता के तहत। समझौता में क्या हुआ कि 3 नदी सिंधु, झेलम, चिनाव ये पाकिस्तान में हमेशा जाएगा और 3 नदी का पानी कभी नहीं रोक सकता है भारत। और देखिए रावी, ब्यास, सतलज ये भारत के अपना हो गया। लेकिन इस 3 नदी पर, इस नदी पर जो है से बहुउद्देशीय परियोजना, डैम वगैरह, पनबिजली ये सब बना सकते हैं, लेकिन इस पानी को कंप्लीटली रूप से आप नहीं रोक सकते हैं। यही जल समझौता हुआ था, इसी को कहते हैं सिंधु नदी जल समझौता। आगे देखिए, अब देखा जाए यहाँ चिनाव नदी, जो सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? चिनाव नदी। ये चिनाव नदी निकलती है कहाँ से? देखिए उद्गम स्थल इसका कहाँ है? बारालाचा दर्रा। कहाँ का बारालाचा दर्रा? हिमाचल प्रदेश का बारालाचा दर्रा से निकलती है सिंधु नदी। और इसका मुहाना कहाँ है? मिलती है कहाँ जाकर के?
सिंधु नदी में यह मिल जाती है। और यही चिनाव नदी को हिमाचल प्रदेश में, यहाँ हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी भी कहते हैं, क्योंकि आके एक नदी इसी में चिनाव कब नाम इसको पड़ता है जब एक चंद्र नाम का और एक भागा, छोटी छोटी दो नदी चंद्रा और भागा, दो नदी आकर के जैसे ही मिलती है यहाँ तो क्या हो जाता है, ये चंद्रभागा नदी। क्या? चंद्रभागा नदी। तो हिमाचल प्रदेश में सिंधु नदी को क्या कहते हैं? चंद्रभागा नदी भी कहते हैं। अब देखिए, इसको देखिए, हिमाचल प्रदेश में चिनाव नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। चिनाव सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इतना नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बाकी सब जो सिंधु नदी का 5 सहायक नदियां हैं उसको देखा जाए। नदी का नाम क्या है? यहाँ नदी का नाम उद्गम स्थल और मुहाना। मुहाना मतलब जहाँ उसका नदी, जिस नदी का इंड होता है, समाप्त होता है, उसे मुहाना कहते हैं। जैसे में झेलम नदी जम्मू कश्मीर के बैरी नाग से निकलता है, बैरी नाग झील से निकलता है, उसका मुहाना कहाँ है, जाकर के कहाँ मिलती है? तो चिनाव नदी में मिल जाती है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। रावी नदी देखिए, ये भी कहाँ? रोहतांग दर्रा से निकलता है। चिनाव बड़ा लाचा दर्रा से हिमाचल प्रदेश में, और रोहतांग दर्रा से रावी नदी, र से रोहतांग और र से रावी नदी। और यहाँ कहाँ जाकर के मिलता है? चिनाव नदी में मिल जाती है। लाहौर जो है से रावी नदी के किनारे स्थित है। या तो या कहिए लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है। सतलज नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? सतलज नदी का उद्गम स्थल यहाँ देखिए, तिब्बत, चीन के मानसरोवर झील से। यहाँ देखिए, चीन में तिब्बत के मानसरोवर झील से निकली है सतलज नदी, यहाँ से, और ऐसे होते हुए यहाँ चिनाव में मिलती है और लेके चिनाव सिंधु में गिर जाती है। देखिए, और सबसे बड़ा जो डैम है सो ये कहाँ? भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है। देखिए, राजस्थान मानसरोवर झील तिब्बत में है। और यहाँ मुहाना इसका कहाँ है? सतलज नदी का मुहाना कहाँ जाकर के मिलती है? यही हिमाचल प्रदेश से निकली है चिनाव नदी। कौन? बड़ा लाचा दर्रा से निकला है ये, और जाकर के सतलज को भी लेते हुए कहाँ? देखिए, सतलज आई है इस तरह से और चिनाव यहाँ से आई है, इसको लेते हुए यहाँ सिंधु में प्रवेश कर गई। ब्यास नदी देखिए, रोहतांग दर्रा से निकला है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकला है और सतलज नदी में मिल जाती है। देखिए, यहाँ से निकला है और सतलज नदी में मिल गया। इसका उद्गम स्थल भारत, और भारत में इसका इंड भी है। पंजाब के हरिके क्षेत्र में सतलज और ब्यास का संगम होता है। कहाँ होता है? देखिए, पंजाब के हरिके क्षेत्र में सतलज और ब्यास का संगम होता है। वहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। आगे देखिए, आपका सिंधु नदी तंत्र समाप्त हो गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ही निकलता है, तिब्बत के मानसरोवर से ही निकलती है ये कौन? ब्रह्मपुत्र नदी।
तिब्बत के मानसरोवर झील से ही दो नदी निकली, सिंधु और सतलज, वो ऊपर से होकर निकल गई। लेकिन यह कहाँ से? तिब्बत के मानसरोवर झील से ही निकलती है। कौन? ब्रह्मपुत्रा नदी। और इस तरह से होते हुए निकलती है। और कहाँ? अरुणाचल प्रदेश के यही है नामचा पर्वत। नामचा पर्वत से टकरा करके अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और इस तरह से असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अंत में आकर के बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। देखिए यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। यह नदी 3 देशों में चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई जो है से 2900 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई केवल 916 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम से भी हम लोग जानते हैं। जैसे में तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किसी और नाम से जानते हैं। देखिए यारलुंग सांगपो। और देखिए अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही यहाँ प्रवेश करती है तो इसका नाम दिहांग हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है भारत में, तब इसको अरुणाचल प्रदेश वाले लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी कहते हैं। और असम में यहाँ हेलता है, यहाँ असम में प्रवेश करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। जब बांग्लादेश में यही नदी जब बांग्लादेश में यहाँ प्रवेश करती है बांग्लादेश में, तो इसका नाम जमुना हो जाता है। आगे देखिए, और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। आगे देखा जाए, अब देखिए ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ के नाम सुनिए। देखिए इस तरह से आ रहा है तो ये हो गया लेफ्ट साइड और इधर हो गया राइट साइड। लेफ्ट साइड से दिवांग नदी, लोहित नदी को खूनी नदी भी कहते हैं, धनसिरी नदी और कोपली नदी, ये सभी कहाँ से बह के आती है? लेफ्ट साइड से आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। यहाँ से आई दिहांग नदी और इसमें ब्रह्मपुत्र में मिल गई। लोहित नदी यहाँ से आई और कहाँ आकर के यहाँ ब्रह्मपुत्र में मिल गई। यहाँ धनसिरी नदी देखिए आकर के यहाँ से मिल गई। कोपिली नदी यहाँ आकर के ब्रह्मपुत्र में मिल गई। इसीलिए ये सब नदी को सहायक नदी कहते हैं। राइट साइड से देखिए, सबसे पहले कहाँ? यह सिक्किम के चोलामू झील है। ये भारत के सबसे ऊंची झील है। चोलामू झील से निकलती है कौन नदी? तीस्ता नदी। चोलामू भारत के सबसे ऊंची झील है चोलामू झील, और इसी झील से सिक्किम में पड़ता है। यहाँ से निकलती है कौन नदी? तीस्ता नदी, और आकर के दाहिने साइड से ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। यहाँ से संकोश नदी राइट साइड से, और मानस नदी, और यहाँ से सुबनसिरी नदी आकर के यहाँ प्रवेश करती है। किसमें? ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। यहाँ से देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, जो कि इस समय अभी असम में है। कहाँ है? असम में है। इसको याद रखिएगा, VVI है। आगे देखिए, इसके बाद में गंगा नदी तंत्र को पढ़ेंगे।
गंगा नदी भारत में, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र को पढ़ा चुके। अब यहाँ से आपका है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी भारत के सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई है 25 यानी कि 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी दो देशों से गुजरती है, भारत और बांग्लादेश से। उसके बाद में यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। यह उत्तराखंड उद्गम स्थल है। उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर बिहार, झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। गंगा नदी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है। स्वच्छ क्यों होती है? यानी कि देखिए अंग्रेजी में सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर, माने अपने आप यह स्वच्छ होते रहती है। ये किसके कारण होता है ऐसा? बैक्टीरियोफेज नामक एक जीवाणु होता है, बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस होता है, वायरस। इसी बैक्टीरियोफेज वायरस के कारण स्वतः यह प्यूरिफाइंग शुद्ध होते रहती है। हानिकारक देखिए, बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। हानिकारक बैक्टीरिया जो पानी में घुली रहती है उसको बैक्टीरियोफेज क्या करता है? उसे खत्म कर देती है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। गंगा में जो है से गंगा में जलीय जीव कौन? डॉल्फिन को भारत का जलीय जीव घोषित किया गया है। आगे देखिए, गंगा में गंगा डॉल्फिन पाया जाता है। अब देखिए यहां से देखिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल बतलाएं, उत्तराखंड से इसका उद्गम स्थल है। देखिए गंगा नदी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। अभी इसका गंगा नदी नाम नहीं है। और यहाँ से निकला संतोपंथ, यहाँ से संतोपंथ हिमानी से कौन निकला? अलकनंदा। गंगोत्री हिमानी से निकलती है भागीरथी नदी, ये जो ए हो गया। गंगोत्री उत्तराखंड के गंगोत्री हिमानी से भागीरथी नदी निकली और संतोपंथ हिमानी से कौन? अलकनंदा नदी निकली। दोनों आकर के यहाँ मिलती है कहाँ? देवप्रयाग में। और यहाँ से इसका नाम पड़ता है गंगा नदी। देवप्रयाग से इसका नाम हो गया गंगा नदी। अब आगे देखिए, यहाँ पिक्चर से, यहाँ से आया है भागीरथी नदी और इधर से आई अलकनंदा नदी। यहाँ मिल गया, जैसे ही मिला देवप्रयाग में क्या बन गया? गंगा नदी के नाम से। चल दी आगे की ओर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, अब देखिए गंगोत्री हिमानी से और यहाँ संतोपंथ हिमानी से जब चलती है तो गंगोत्री हिमानी से जब यह चलती है तो केवल भागीरथी चलती है, ठीक ना। इसमें कोई सहायक नदी, भागीरथी नदी के कोई सहायक नदी नहीं, इसमें नहीं मिलती है। लेकिन अलकनंदा जो नदी जो रेड कलर का आ रही है,
इसका देखिए कितना सहायक नदी आकर के इसमें मिलती है। धौली गंगा, अगर धौली गंगा नदी आकर के यहाँ मिलती है अलकनंदा नदी में, तो उसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। और नंदाकिनी नदी निकलती है और आकर के मिलती है यहाँ से, तो क्या होता है नंद प्रयाग। पिंडारा नदी आकर के मिलती है अलकनंदा नदी में, तो यह होता है कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं। केदारनाथ नदी से निकलती है, केदारनाथ से एक नदी निकलती है, उसका नाम है मंदाकिनी, तो यहाँ कहा जाता है रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी आकर यहाँ मिलेगा अलकनंदा नदी में, तो हो जाएगा रुद्रप्रयाग। ये पंच प्रयाग 1 2 3 4 5 क्या बन गया पंच प्रयाग। बहुत मान्यता है यह पंच प्रयाग का हिंदू धर्म में। देखिए कुछ ट्रिक लगा करके इसको याद करना है। विष्णु प्रयाग, रुद्रप्रयाग, यहाँ से देखिए धौली गंगा, तो धौली गंगा चरणों के धूल, विष्णु जी के चरणों के धूल, तो धौली गंगा कहाँ आके मिलेगी यहाँ, तब विष्णु प्रयाग में। याद रखिएगा। नंदाकिनी, नंदाकिनी तो न से नंदाकिनी और न से नंद प्रयाग। पिंडारा, पिंडारा से हो जाएगा कर्ण प्रयाग में। पिंडारा नदी जहाँ मिलेगी अलकनंदा नदी में, तो हो जाएगा कर्ण प्रयाग। केदारनाथ से निकली नदी मंदाकिनी निकलेगी, तो हो जाएगा रुद्रप्रयाग। आगे देखिए, अब यहाँ से देखिए यमुनोत्री हिमानी से, यमुनोत्री यहाँ तक आपको देव प्रयाग तक पढ़ा चुके। अब यहाँ से देव प्रयाग में मिल गया, यहाँ से गंगा नदी बन के चल दी। मैदानी क्षेत्र में आया, यहाँ से कहाँ हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर गई। इधर उत्तराखंड से राम गंगा आकर के मिलती है। गंगा नदी का जब गंगा नदी बन गई, यहाँ से हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में गंगा नदी प्रवेश करती है। सवाल आएगा कि गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में कब प्रवेश करती है, तो हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। और गंगा नदी की पहली सहायक नदी कौन है, यह राम गंगा उत्तराखंड से निकली है और मिलती है कहाँ आकर के कन्नौज। फिर प्रयागराज में, प्रयागराज में कौन नदी मिलती है, तो कहाँ, यहाँ से देखिए यमुना नदी, यमुना नदी। और यमुना के सहायक नदी कौन कौन है, चंबल, बेतवा, केन। तो याद रखिए चंचल, बेतवा, केन लेकर यमुना नदी में स्नान करने जाता है। चंबल है तो चंचल, और बेटवा और केन लेकर के गंगा नदी में स्नान करने जाता है। इस तरह से याद रखिए ट्रिक से। 4 से हो गया चंबल, इंदौर एमपी में से निकलता है इसका उद्गम स्थल। और विंध्याचल पर्वत से कौन निकलता है, एमपी से ही निकलता है कौन, बेतवा नदी। और कैमूर की पहाड़ी से निकलता है केन नदी। ये सब आकर के मिलते हैं कहाँ, यहाँ प्रयागराज में। अब देखिए यहाँ पर 2 ही नदी दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन वास्तव में यहाँ 3 नदी मिलती है।
गंगा, जमुना और सरस्वती। तो सरस्वती नदी अब यहाँ विलुप्त हो गई है, अंदर अंदर आकर के मिलती है, वह दिखाई नहीं देती है। तो देखिए यहाँ, यह तो गंगा नदी जा ही रही है यहाँ, तो गंगा और यहाँ से यमुना, तो गंगा और यमुना। सरस्वती हो गई है अभी विलुप्त नदी, वह दिखाई नहीं देती है। यहाँ देखिए मैदानी क्षेत्र से एक निकलता है यूपी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से मैदानी भाग से फुलहर झील निकलती। कौन? फुलहर झील से कौन निकलती है? गोमती नदी। यही गोमती नदी के तट पर कौन है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और यहाँ गंगा नदी में कहाँ आकर के मिलती है? यह गाजीपुर में आकर के मिल जाती है। अब देखिए नेपाल से आती है नदी, यह नेपाल से काली करनाली आकर के यहाँ क्या बन जाती है? शारदा और घाघरा। काली करनाली आकर यहाँ क्या दोनों मिल के क्या बनता है? घाघरा। और घाघरा नदी आकर के मिलती है छपरा में आकर के मिल जाती है। और यहाँ से अमरकंटक के पहाड़ी से निकलता है कौन? सोन नदी। और यहाँ आकर के पटना के पास से मिल जाती है, पटना में मिलती है कौन? सोन नदी। और नेपाल से ही निकलती है कौन? गंडक और कोसी। गंडक और कोसी यह आगे कहाँ मिलेगी? सोनपुर में और कोसी क्रूसेला में। ये कोसी जो है से अपने रास्ता बदलने में माहिर है। इसी कोसी नदी को बिहार का शोक से भी जानते हैं हम लोग। कभी ऐसे आ जाएगी तो कभी ऐसे आ जाएगी। मतलब कैसे हो, इस बार इस रास्ते से आई है बाढ़ लेकर के, तो इस बार उस रास्ते से बाढ़ लेकर के आ गई है। तो यह रास्ता जो है से यह कोसी नदी मार्ग बदलने में, रास्ता को बदलने में माहिर है। इसीलिए इसको बिहार का शोक भी कहते हैं। और शोक इसलिए कहते हैं क्योंकि हमेशा बाढ़ लाती है बिहार में। और दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है महानंदा। महानंदा और आती है कहाँ? यहाँ फरक्का बैराज। बंगाल के पहले यहाँ पर फरक्का बैराज जल विद्युत परियोजना है। विद्युत उत्पन्न किया जाता है पानी से। यहाँ पर एक फरक्का बैराज, एक डैम का निर्माण किया गया। अब यहाँ से प्रवेश कर गई ये चल गया कहाँ? यह चल गया बांग्लादेश में, यह चल गया कोलकाता, पश्चिम बंगाल कोलकाता में। अब कोलकाता गंगा नदी यहाँ से दो भाग में बट गई। फरक्का बैराज के बाद गंगा नदी दो भागों में बट गई। यह क्या हो गया? यह बांग्लादेश गंगा नदी है, दो भाग में बट गया। एगो पश्चिम बंगाल भारत में रह गया, दो टुकड़ा हुआ था, चाहे हुगली, इधर बांग्लादेश में चल गया तो उसका नाम पद्मा। अब देखिए यहाँ फरक्का बैराज इसलिए का नाम रखा गया कि जितना भी जब ऊपर से चलती है नदी तो चलते 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 लास्ट में बंगाल के पास जाती है तो नदी का धारा बहुत मंद पड़ जाता है, धीमा, जिसके वजह से जितना गंदगी कचरा उचरा होता था सब ला कर के यहाँ बंगाल के पास इधर लगा देता था और कचरा जम जाता था। तो इसीलिए इस कचरा यहाँ पर डैम बनाया गया और पानी को स्टॉक करके एक बार छोड़ा जाता है। जितना रहता है गंदगी सबको लेते हुए बंगाल के खाड़ी में गिर जाता है। और वैसे पानी है तो ठीक है, अगर मंद पड़ गया है सूखा मौसम में, बरसात के मौसम में तो ऐसे ही फूल बहती है। चलिए तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो पश्चिम बंगाल में प्रवेश किया
तो एक दामोदर नदी आती है छोटा नागपुर के पठार से, झारखंड से होते हुए दामोदर नदी। इसी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, पश्चिम बंगाल का शोक, क्योंकि यही दामोदर नदी है से बंगाल में बाढ़ लेकर के आती है। तो इसलिए बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। और पूछा जाएगा कि गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं, तो हुगली नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, पद्मा नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, पद्मा नदी। और गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं, हुगली नदी। आगे चल दिए, देखते हैं आगे। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ाएं, पद्मा और जमुना और मेघना। देखिए या के मिलता है जमुना नदी। ये कौन सा नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है जमुना, बांग्लादेश में जमुना। और इसका ये गंगा नदी का नाम क्या है बांग्लादेश में, पद्मा। यही पद्मा नदी। गंगा नदी का नाम क्या है बांग्लादेश में, पद्मा। आप देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम है, यहाँ यह पर रखते हैं, रोकते हैं, छोटा करके चलिए। देखा जाए गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं। तब पद्मा निकली और यहाँ आकर के मिल गया जमुना। और एक मेघना नदी है जो वहीं से बांग्लादेश से ही निकलती है। ये दोनों के आके पद्मा और जमुना मिल के क्या बन गया, मेघना। और उसके बाद में कहाँ गिरेगी, बंगाल के खाड़ी में। उसके बाद में एक बड़ा सा सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करेगा। ये देखिए विश्व के सबसे बड़ी डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा। डेल्टा क्या है, देखिए डेल्टा प्रायः उस भूभाग को कहा जाता है जो नदी द्वारा लाए गए अवसादों के संचयन से निर्मित होता है, विशेषतः नदी के मुहाने पर जहां वह किसी समुद्र में गिरती है। इस भूभाग का आकार साधारणतः त्रिभुज जैसा होता है। देखिए इसका त्रिभुजाकार रहेगा, यह त्रिभुजाकार है। ये देखिए यही डेल्टा का निर्माण करते हुए अपना अलग अलग यहाँ सब जितना कादो मट्टी है सब छोड़ के पानी पतली पतली रास्ता से बंगाल के खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। यहाँ देखिए कुछ लास्ट में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी के संगम को क्या कहते हैं, तो गंगा नदी कहते हैं। गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है, रामगंगा नदी है। गंगा नदी की आखिरी सहायक नदी कौन सी है, महानंदा है। लास्ट में फरक्का बैराज के पास मिलता है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। गंगा नदी कहाँ से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, हरिद्वार में। गंगा नदी के तट पर सब बसे प्रमुख शहर प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, पटना। हुगली नदी के तट पर कौन सा प्रमुख शहर बसा है, कोलकाता।
यही गंगा नदी जब दो भाग में बढ़ती है तो उसका हुगली गंगा नदी का ही नाम है घुगली नाम है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो मेघना कहलाती है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल मैदानी भाग से होता है गोमती नदी है। उत्तर प्रदेश से निकलता है मैदानी भाग से। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।